हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अगले सेक्शन भारत में न्यायपालिका के बारे में जो भी उपबंध है भारतीय संविधान में और उससे इतर जो भी प्रोविजन से या उससे संबंधित जो भी तथ्य है, उसके हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो भारत में न्यायपालिका के अंतर्गत सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में एक एकीकृत न्यायपालिका का बंद किया गया है। ठीक, एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है। मतलब इसमें संघ और राज्य की अलग अलग न्यायपालिका नहीं है, दोनों की एक ही है और सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है। ठीक है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 सब क्लोज ए किसके बारे में बंद करता है? उच्चतम न्यायालय के बारे में वर्णन करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे इस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 124 ए के तहत। परंतु संसद विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या तय कर सकती है। मतलब संसद जो अन्य न्यायाधीश है उनकी संख्या कम ज़्यादा कर सकती है। वर्ष 2008 में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम पारित करके सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 31 कर दी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश है। आर्टिकल 124 में क्या वर्णन है? इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेगा जिसे वो उचित समझे और इसकी सलाह के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य होगा। मतलब क्या कहना चाहता है कि जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, देखो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ना, एक सेकेंड, जो इसके अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेगा जिसे वो उचित समझे और इसकी सलाह के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। ठीक है, उनकी सलाह कर ये ऐसे प्रोविजंस आर्टिकल 124(2) में लिखे हुए हैं। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना अनिवार्य होगा। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित बहुत सारे विवाद है जिसके बारे में हम जानेंगे। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति में निर्णय कार्यपालिका द्वारा लिया जाता है, यद्यपि आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशों से सलाह भी ली जा सकती है। 1973 तक यह प्रावधान किया गया ताकि वरिष्ठतम अनुभव के हिसाब से न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती थी, परंतु ऐसी सलाह बाध्यकारी नहीं थी। ठीक है, 1973 में पहली बार वरिष्ठता के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया और जस्टिस जे.एम. सेहलट, के.एस. हेगड़े और ए.एन. ग्रोवर के स्थान पर कनिष्ठ न्यायाधीश अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। किसे कर दिया गया? अजीत नाथ रे को क्या कर दिया गया? मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया, जबकि ये कनिष्ठ थे, अन्य जो लोग थे ना उनसे कनिष्ठ थे। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसी प्रकार 1976 में जस्टिस एच.आर. खन्ना के स्थान पर जस्टिस एम.यू. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना गया, जबकि एच.आर. खन्ना वरिष्ठतम न्यायाधीश थे। तो यहाँ भी वरिष्ठता के जो है प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ। अब आगे क्या होता है? 1982 में राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण बिना मुख्य न्यायाधीश की सलाह के किया गया, जिसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इसे एस.पी. गुप्ता या प्रथम जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। इस केस में यह कहा है, इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया कि राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं। इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। परंतु 1993 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ एडवोकेट और रिकॉर्ड केस, जिन्हें द्वितीय जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत में मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानने के लिए बाध्य। नेक्स्ट में सेकंड जजेस केस में क्या होता है, वो बोल देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह माननी आवश्यक है, बाध्यकारी। परंतु ऐसी सलाह दो वरिष्ठ न्यायाधीश
सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करके ही राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए। ये सेकंड जजेस केस में निर्धारित हुआ। थर्ड, अब अगला क्या आता है, 1998 में रीप्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस, जिसे थर्ड जजेस केस भी कहते हैं, में राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण मांगा और न्यायपालिका ने स्थापित किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मिलाकर एक कॉलेजियम बनाया जाएगा और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम सर्वसम्मति से भेजे जाएंगे। किसके द्वारा? कॉलेजियम अगर डिसाइड करेगा कि कौन को न्यायाधीश बनाया जाए और कौन को नहीं बनाया जाए। इस तरीके से मतलब एक कॉलेजियम प्रणाली अपनाई गई। राष्ट्रपति अगर किसी नाम से असहमत है तो एक बार कॉलेजियम से पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु दोबारा प्रस्ताव भेजे जाने पर वो सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार ही की जाएगी। जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालयों में, वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होगी। कौन सी? कॉलेजियम। ठीक है, थर्ड जजेस केस में ये बोला था, कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बताया था। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायिक नियुक्तियों को विवादों को जन्म दिया। कॉलेजियम व्यवस्था में न्यायिक नियुक्तियों की विवादों को जन्म दिया और वरिष्ठ वकीलों न्यायाधीशों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को जन्म दे रही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में योग्यता की अपेक्षा की जाती है और कॉलेजियम द्वारा मनमाने तरीके से नियुक्तियों के नाम भेजे जाते हैं। विश्व में किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का कोई प्रावधान या उदाहरण नहीं पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप विधायिका ने 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें NJAC बनाया गया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया। क्या करा? 99वां संविधान संशोधन बनाया। किसने? विधायिका ने। 99वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये क्या था? NJAC से संबंधित, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ये बनाई। अब आगे क्या होता है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में 6 सदस्य थे, जिसमें 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का विधि मंत्री और 2 प्रबुद्ध व्यक्ति शामिल होने थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर की जानी थी। इसमें 2 सदस्यों के वीटे किए जाने पर न्यायाधीशों के नाम पर विचार नहीं किया जाने का प्रावधान था, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन को, जिसके द्वारा NJAC का गठन किया गया था, शून्य घोषित कर दिया और कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और वर्तमान में यही व्यवस्था लागू है। मतलब जो ये बनाया था 99वां संविधान संशोधन, इसको नल और वॉइड घोषित कर दिया। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, और बोला कि जो कॉलेजियम व्यवस्था है वही लागू रहेगी। ठीक है, और ये मतलब जो 99वां संविधान संशोधन है, ये एक विशेष बहुमत से पारित हुआ था, क्योंकि केंद्र राज्य संबंधों के जो न्यायपालिका संबंधी मुद्दे उससे संबंधित था और इसको आधे राज्यों का अनुसमर्थन भी प्राप्त हुआ था। पर इतना बड़ा अमेंडमेंट करने के बाद भी न्यायपालिका ने इसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब कॉलेजियम व्यवस्था में संभावित सुधार क्या हो सकते हैं? अब अभी क्या प्रणाली चल रही है? अभी कॉलेजियम व्यवस्था चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि कॉलेजियम व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान कर दी, परंतु उसमें यह भी स्वीकार किया गया कि कॉलेजियम व्यवस्था में कमियां भी है। इस संदर्भ में जनता और अधिवक्ता समुदाय से सुझाव भी आमंत्रित कराए गए थे। यद्यपि इस दिशा में न्यायालय द्वारा विधायिका द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। कॉलेजियम व्यवस्था में अग्रलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता के आधार सामान्य दिए गए। अनुच्छेद 124 सब क्लोज 3 में जो के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो और 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति के अनुसार विधि का विशेषज्ञ हो, न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किया जा सकता है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की यह योग्यता है। कौन कौन सी?
उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, या राष्ट्रपति के अनुसार विधि का विशेषज्ञ हो और न्यायाधीश के तो से नियुक्त किया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। वर्तमान में आवश्यकता है कि इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य अर्हताएं भी निर्धारित की जाए, जैसे 1 वर्ष में उसके द्वारा किए गए निर्णय और निर्णय की किस प्रकार की गुणवत्ता रही है ना, कि कौन कौन से निर्णय दिए है ना, और उनको गुणवत्ता कैसी रही, इस आधार पर भी जजों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अब दूसरा क्या है, न्यायाधीशों के प्रदर्शन संबंधी रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय में सचिवालय की स्थापना की जानी चाहिए। यह सचिवालय वकीलों के संदर्भ में भी रिकॉर्ड सुरक्षित रहे, वकीलों का रिकॉर्ड भी रखे, कौन सा वकील किस तरह से अपना कार्य कर रहा है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम को सहयोग करने के लिए एक समिति गठित की जानी चाहिए। यह समिति योग्यता और वरिष्ठता दोनों को ध्यान में रखते हुए अर्हता मानकों के आधार पर नियुक्त किए जा सकने वाले न्यायाधीशों की सूची तैयार करे, जिस पर अंतिम निर्णय कॉलेजियम द्वारा लिया जाए। ठीक है, ये भी प्रोविजन किया जाना चाहिए। ये प्रयास किया जाना चाहिए कि जिन नामों को कॉलेजियम द्वारा स्वीकृति दी जाए उन पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति न हो। इसके लिए नामों पर अंतिम निर्णय लेने से पूर्व आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए और आपत्तियों पर जांच के बाद ही राष्ट्रपति को नाम प्रेषित किए जाने चाहिए। ठीक है, ये पूरे प्रोविजंस होने चाहिए। अब कार्यकाल कितना होता है न्यायाधीश का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहता है। मतलब इसमें ऐसा जो अपर एज दी है इसमें कि आप 65 साल की उम्र तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। लोअर एज इसमें ऐसे कुछ नहीं दिए। कार्यकाल से पूर्व भी पद रिक्ति हो सकती है। वो कैसे हो सकती है, या तो जो न्यायाधीश इस्तीफा दे दे, या उनकी मृत्यु हो जाए, या संसद में न्यायाधीशों को हटाने का संकल्प पारित करके राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो वो एक संकल्प भी लाया जा सकता है। कैसे लाया जा सकता है तो उसको हम जानेंगे। हटाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में यदि, ठीक है, यहाँ अपन देख लेते हैं हटाने का। हटाने का, ठीक है, तो पहले क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा में उसे लाएंगे। ठीक है, हटाने का संकल्प संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है तो 100 सदस्यों और यदि राज्यसभा में लाया गया तो 50 सदस्यों का हस्ताक्षर संकल्प पर होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाहते हैं कि लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा का लाएगा तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब अगली प्रोसेस क्या होगी, अध्यक्ष या सभापति को यह अधिकार है कि वो संकल्प को स्वीकृति प्रदान करे या स्वीकृति देने से मना कर दे। मतलब अगर उसके आगे फिर जो अध्यक्ष रहता है, मान लो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का वो सभापति होता है, अगर ये चाहे तो मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यदि संकल्प को स्वीकृति प्रदान की जाएगी तो 3 सदस्यों की समिति का गठन होगा, जिसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक और एक विधि विशेषज्ञ शामिल होगा। मतलब 3 सदस्य की एक समिति बनेगी। ठीक है, 3 मेंबर कमेटी बनेगी। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों में से एक और एक विधि विशेषज्ञ होगा। 3 लोग इसमें होंगे इनमें। ठीक है, न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। साबित कदाचार होना चाहिए या असमर्थता के आधार होना चाहिए। नेक्स्ट, इनमें से किसी भी आधार पर आरोप लगेगा तो इसकी जांच समिति द्वारा की जाएगी और यदि समिति की रिपोर्ट में आरोप सत्य पाए गए तो संसद में चर्चा होगी। ये अगर ये समिति जांच करेगी, अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संसद में चर्चा होगी। यदि दोनों सदनों द्वारा अलग अलग संकल्प को विशेष बहुमत से पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकेगा। हटाने का प्रस्ताव संसद के एक ही सत्र में लाया जाएगा। मतलब फिर क्या होगा, पूरी प्रोसेस होने के बाद विशेष बहुमत से पास भी होना चाहिए। ठीक, जब जाके न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, विशेष बहुमत। ठीक है, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु हम देख लेते हैं। 1991 अभी एक 1991 के
वी रामास्वामी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने हटाने के संकल्प में संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए थे जो निम्नलिखित थे। अगर न्यायाधीशों को हटाने के जो संकल्प लाने के संदर्भ में कुछ प्रावधान बताए थे, वो कौन कौन से थे? न्यायाधीशों को हटाने का संकल्प एक बार प्रस्तुत करने के पश्चात लोकसभा के विघटन से व्यवगत नहीं होगा, है ना। अगर लोकसभा विघटित हो जाती तो भी वो व्यवगत नहीं होगा। हटाने की प्रक्रिया के दो चरण हैं, कौन कौन से? कार्यवाही को आरंभ करना, अध्यक्ष या सभापति द्वारा स्वीकृति प्रदान करना, आरोपों की जांच करना, है ना। इसका क्या है? इसका न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है पहले चरण का। दूसरे चरण में क्या है? आरोप साबित होने के पश्चात संसदीय कार्यवाही द्वारा संकल्प पारित करना। इसका न्यायिक पुनर्वलोकन संभव नहीं होगा, ठीक है, सेकंड प्रोसेस का। ठीक है, तो ये आपको पूरी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, किस तरह से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब आता है सर्वोच्च न्यायालय के सुचारू संचालन के प्रावधान। क्या क्या है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आर्टिकल 127 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में कोरम पूरा न होने की दशा में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सके। उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हैं तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। जब कोई न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तो उसे वही वेतन भत्ते प्राप्त होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में निर्धारित है। अब आता है हमारा दूसरा, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। यह आर्टिकल 128 के तहत बताया गया है। यदि कभी सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार में वृद्धि हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को या उच्च न्यायालय के ऐसे सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हो सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेगा। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति ऐसे न्यायाधीश की स्वेच्छा पर निर्भर करती है। इनके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। ये इनकी एक तो स्वेच्छा पर निर्भर करते हैं, इनका मन होता है बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इनका वर्णन आर्टिकल 126 में है। यदि किसी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी कारण से अनुपस्थित है तो भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकेगा। परंपरा अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है वहाँ का वही कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अब हम जानेंगे सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता, है ना। सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता कौन कौन सी होती है? सबसे पहले आती है हमारी आरंभिक अधिकारिता या आर्टिकल 131 के तहत है। दूसरी आती है हमारी अपीलीय अधिकारिता। इसमें भी अन्य अन्य है, मतलब बहुत सारे प्रावधान है। जैसे संवैधानिक मामलों में अपीलीय तो आर्टिकल 132, सिविल मामलों में आर्टिकल 133, क्रिमिनल मामलों में आर्टिकल 134, ठीक है, और विशेष इजाजत से अपील आर्टिकल 136 के तहत अपील वाले मामले आते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अधिकारिता के तहत रीट अधिकारिता। रीट अधिकारिता आर्टिकल 32 में वर्णित है, ठीक है। वो 5 तरह की रीट जारी कर सकते हैं, वो इसके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा अधिकारिता कहते हैं परामर्शदात्री अधिकारिता, या आर्टिकल 143 में है। और इसको हमने कनाडा की प्रेरणा से लिया है भारतीय संविधान में, ना, कनाडा के संविधान से, ठीक है। अब हम देखेंगे आरंभिक अधिकारिता जो आर्टिकल 131 में वर्णित है। तो कौन कौन से मुद्दे आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के संघ अथवा राज्यों के मध्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय में ही आरंभ किया जा सकता है। विवाद की विषय वस्तु कार्यपालिका या विधायी प्रावधानों के संदर्भ में होनी चाहिए। आरंभिक अधिकारिता के कुछ अपवाद भी संविधान में वर्णित है जो निम्नलिखित है। जैसे यदि विवाद किसी ऐसे संधि समझौते या सनद के प्रमाण में जो संविधान के लागू होने से पूर्व के हैं तो ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय समेत किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से कोई प्रोविजन है तो वहाँ पे इस तरह सर्वोच्च न्यायालय समेत किसी भी न्यायालय को सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 262 के अनुसार नदी जल विवाद संबंधी मामले अंतर्राष्ट्रीय नदी जल प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाएंगे। ऐसे मामले न तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरंभिक अधिकारिता के अधीन सुने जाएंगे और न ही प्राधिकरण के विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। लेकिन एक केस हुआ था जिसमें ये बोला गया था कि अब इसको है ना उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। किसकी? जो प्राधिकरण होते हैं ना, इनकी जो ये निर्णय वगैरह सुनाते हैं ना, इसकी अपील उच्च न्यायालयों में भी की जा सकती है। वो कौन सा केस था आप बता सकते? वो केस था
चंद्र कुमार केस था वो, है ना, चंद्र कुमार केस था। आप वो देखेंगे तो कि जो प्राधिकरण निर्णय देते उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है ना, हाई कोर्ट में। चंद्र कुमार केस था, है ना। अब हम आगे देखेंगे अपीलीय अधिकारिता क्या होती है। अपीलीय अधिकारिता संवैधानिक मामलों में आर्टिकल 132 के तहत की जाती है। मैंने जो अभी बताया था, यदि संविधान के किसी प्रावधान के संबंध में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित है तो उच्च न्यायालय से अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। विधि के सारवान प्रश्न से आशय है कि संविधान के किसी प्रावधान के संबंध में एक से अधिक व्याख्याएं संभव है या अलग अलग न्यायालय ने इनकी अलग अलग व्याख्याएं की है। दोनों ही स्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का अंतिम व्याख्या अनिवार्य। मतलब कोई संविधान में कोई मतलब किसी बारे में अच्छे से व्याख्या नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय उसके बारे में अपने मत प्रदर्शित कर सकता है। अब आता है हमारा सिविल मामलों में अपील आर्टिकल 133 के तहत की जाती है। दो आधारों पर की जा सकती है, एक तो उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र दे या सार्वजनिक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न हो, या दूसरे का ही और है किसी मामले में सार्वजनिक महत्व का विधि का सारवान प्रश्न अंतर्निहित हो और जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाना अनिवार्य हो। सार्वजनिक महत्व से आशय के निर्णय का प्रभाव मामले से संबंधित पक्षों के साथ साथ समाज के एक बड़े वर्ग पर भी पड़ता है। अब क्रिमिनल मामलों में अपील आर्टिकल 134 के तहत की जाती है। इसमें क्या है, प्रमाण पत्र द्वारा अपील या बिना प्रमाण पत्र द्वारा अपील। जैसे उच्च न्यायालय अगर प्रमाण पत्र दे दे कि आप इसकी उच्चतम न्यायालय, जैसे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं तो वो इसके बारे में कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना प्रमाण पत्र द्वारा क्या होगा, निम्नलिखित दो मामलों में बिना प्रमाण पत्र की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। पहला क्या है, यदि किसी मामले में सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को बरी किया हो और उसी मामले में उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को मृत्युदंड दिया हो। यदि किसी मामले को हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट में प्रतिषेध करके अपने पास मंगाया हो और अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दे दी गई हो। ठीक है, 1970 में संसद ने अधिनियम पारित करके ये प्रावधान किया कि ऐसे मामले जिसमें सेशन कोर्ट ने अभियुक्त को बरी किया हो या जिसमें सेशन कोर्ट में मामलों को प्रतिषेध करके अपने पास मंगाकर उच्च न्यायालय ने 10 साल या उससे अधिक की सजा दी हो, बिना प्रमाण पत्र के अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकेगी। ठीक है, अब आता है हमारा विशेष इजाजत से अपील आर्टिकल 136 के तहत बताया गया है। ठीक है ना, स्पेशल लीव अपीलिएट जुरिडिक्शन, है ना, जुरिडिक्शन, है ना, आर्टिकल 136 में वर्णित है। ये न्यायालय की अवशिष्ट अपीलीय अधिकारिता है। ऐसे सभी मामले जिनमें उच्च न्यायालय ने प्रमाण पत्र न जारी किया हो या जिसमें किसी अधिकरण को अंतिम निर्णय देने का अधिकार दिया गया हो और अपील का कोई प्रावधान न हो, सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमति से अपील का अधिकार दे सकता है। इस प्रकार लगभग सभी मामले जो उच्च न्यायालय अधिकरणों द्वारा निर्णित किए जाते हैं, ऐसे मामले स्वतः ही सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता के अधीन सम्मिलित हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष इजाजत से अपील का अधिकार दे सकता है। मतलब कोई भी केस हुआ जिसमें अधिकरण हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, कोई भी छोटे कोर्ट से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस मामले में, विशेष इजाजत, मतलब ये है ना, स्पेशल लीव पिटीशन है आर्टिकल 136 के तहत। अब आता है हमारा लास्ट वाला परामर्शदात्री अधिकार। यह आर्टिकल 143 में है और इसकी प्रेरणा हमने कनाडा से ली है, मतलब भारतीय संविधान में। ये कनाडा से प्रेरित है। राष्ट्रपति किसी ऐसे विषय पर जिसमें विधि के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सकता है, परंतु न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसी राय देने के लिए बाध्य और न ही राष्ट्रपति ऐसी राय मानने के लिए बाध्य। ठीक है, यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई राय किसी वास्तविक स्थिति से संबंधित हो, किसी काल्पनिक स्थिति से संबंधित विषय पर भी राय मांगी जा सकती है। मतलब राय मांगी जा सकती है कि आप राष्ट्रपति बोल देता है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे को लेकर स्पष्टीकरण या राय मांगी जा सकती है। ना तो वो देने के लिए बाध्य कोई राय, ना राष्ट्रपति मानने के लिए इस तरह की कोई बाध्य है। ठीक है, नोट, अब एक विशेष नोट आता है, यदि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है, यद्यपि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह निर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई राय का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक है, अभी आप में से भी समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं।
ठीक है। आर्टिकल 143 सब क्लोज 2, इसमें क्या वर्णित है? राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वो संविधान लागू होने से पूर्व किसी संधि समझौते के कारण राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद या संघ राज्य के मध्य उत्पन्न विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय से राय मांग सके। ठीक है, यह आर्टिकल 143 सब क्लोज 2 में वर्णित है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हम जानेंगे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है, यह आर्टिकल 129 में वर्णित है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? मतलब इनके जो फैसले वगैरह होते हैं ना, वो अन्य फैसलों के रूप में साक्ष्य के रूप में वर्णित होते हैं, रिकॉर्ड या एविडेंस के वर्णन में। जैसे आप किसी फैसले में कोई निर्णय दे दिया, ठीक है, अब ऐसा कैसे कोई एक मुद्दा आया तो वो उस केस को उठा सकते हैं, तो इसमें हमने ऐसा वर्णन दिया था, तो ये आप पर भी आपत्तिकारी रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और उन्हें कनिष्ठ न्यायालयों में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार है। मतलब अगर किसी तरह की अवमानना की जाती है कोर्ट की, तो दंड देने का अधिकार भी उसे प्राप्त है। अब आता है हमारा अवमानना। दो प्रकार की होती है। पहली होती है सिविल अवमानना, इसमें न्यायपालिका के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया जाता है। और दूसरा होता है क्रिमिनल अवमानना, न्यायपालिका की गरिमा को कम करने का प्रयास इसमें किया जाता है। न्यायपालिका की कार्यवाही में बाधा पहुंचाना क्रिमिनल अवमानना की श्रेणी में आता है। क्रिमिनल अवमानना के लिए 6 माह का कारावास या 2,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों 6 माह का कारावास और 2,000 रुपये का जुर्माना दोनों ही हो सकता है। और सर्वोच्च निर्णय अपने निर्णय का पुनरावलोकन भी कर सकता है, वो आर्टिकल 137 में वर्णित है। मतलब अपने ही निर्णय का पुनरावलोकन भी हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर किसी तरह की कोई कमी रह गई हो तो आप आर्टिकल 137 के तहत इस तरह का प्रोविजन भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने ही मामले में पुनर्विचार करने का अधिकार, एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय को 2 न्यायाधीश की पीठ द्वारा और 2 न्यायाधीश की पीठ के निर्णय को 3 न्यायाधीश की पीठ के समक्ष पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। सिविल या क्रिमिनल मामले में सबसे बड़ी पीठ 3 जजों की होती है, सिविल या क्रिमिनल मामलों में। 2002 में अपने एक निर्णय में अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा एक केस हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि यदि किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे बड़ी बेंच के निर्णय से पक्षकार संतुष्ट नहीं है तो वो क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसी याचिका वरिष्ठ वकील द्वारा ही दाखिल की जानी चाहिए। याचिका पर सुनवाई करने के लिए 3 वो जज होते हैं जिन्होंने निर्णय दिया था और 3 नए जज शामिल किए जाते हैं। मामले की सुनवाई तभी की जाती है जब पीठ सहमत हो कि नए तथ्य प्रस्तुत किए गए जिससे केस के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता है, जब भी वो केस सुना जाता है। संविधान के किसी प्रावधान के निर्वचन के लिए न्यूनतम 5 जजों की पीठ गठित की जाती है और इसका पुनरावलोकन बड़ी पीठ के द्वारा ही की जाता है। संविधान के कोई अगर उपबंध है या प्रोविजन से उसकी अगर व्याख्या करनी हो तो कम से कम 5 जजों की पीठ बैठती है। अगर उसका भी पुनरावलोकन कराना है तो 5 से बड़े जजों की पीठ बैठेगी। सामान्यतः ये ओड नंबर में ही बैठती है क्योंकि फैसले इंडिविजुअल रहते हैं ना। ये 5 में जैसे 3-2 से प्रभाव होता है ना। 7 बैठेंगे तो 4-3 से भी हो सकता है। इस तरह से ओड नंबर बैठते हैं। 9 फिर 11 13 जजों की पीठ। 13 जजों की बैठक केशवानंद भारती केस में हुई थी, सबसे बड़ी बेंच थी अभी तक की। अब आता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आबद्धकारी होना, मतलब बाइंडिंग रहता है। कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। वो आर्टिकल 141 के तहत वर्णित है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर और भारतीय राज्य हित के सभी पक्षकारों पर जो निर्णय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं उन पर आबद्धकारी होता है, अर्थात सभी को इसका पालन करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वयं में एक विधि होता है और यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के किसी प्रावधान के संदर्भ में कोई व्याख्या दी है तो सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ही संविधान का प्रावधान माना जाएगा। अपने निर्णय को बदलने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। संवैधानिक प्रावधान या किसी विधि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को संसद या राज्य विधानमंडल, जहाँ का भी मुद्दा हो, पुनः विधि पारित करके बदल सकते हैं या कार्यपालिका अध्यादेश द्वारा परिवर्तित कर सकती है, परंतु पुनः पारित विधि या अध्यादेश को शून्य घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। मामलों को अंतरित करने का अधिकार आर्टिकल 139A में वर्णित है। इसको हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के थ्रू जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया यदि अलग अलग है ना, यदि अलग अलग उच्च न्यायालयों ने एक ही प्रकृति के मामलों पर सुनवाई चल रही हो, है ना, अलग अलग केसेस, अलग अलग उच्च न्यायालयों में एक ही प्रकृति के मुद्दे चल रहे हैं जिसमें संविधान की व्याख्या
किसी विधि से संबंधित कोई सार्वजन प्रश्न अंतर्निहित हो जिसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जानी अनिवार्य हो, तो ऐसे मामलों को सर्वोच्च न्यायालय अपने पास मंगा सकता है और उनकी व्याख्या करके संबंधित न्यायालय को प्रेषित कर सकता है। आरंभ में यह प्रावधान था कि व्याख्या महान्यायवादी की सलाह दिए जाने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है, परंतु 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय स्व प्रेरणा से भी मामलों को अंतरित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय से मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में मामलों को भी अंतरित कर सकता है। एक महत्वपूर्ण नोट है यहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेंगे, न ही राज्य के अधीन किसी पद पर इन्हें नियुक्त किया जाएगा। यद्यपि सलाहकार समिति या आयोग या राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने पढ़ा है उच्चतम न्यायालय के बारे में। ठीक है, उच्च न्यायालय के प्रोविजंस के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।